सोचिए, आप देश के गृह मंत्रालय में एक बड़े अधिकारी हैं। आपका काम है देश की सुरक्षा की रिपोर्ट बनाना और उस पर अमल करना। लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि आपकी ही सरकार देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर एक ऐसा झूठा नैरेटिव गढ़ने में जुटी है जिससे बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदू आबादी को बदनाम किया जा सके। और हद तो तब हो जाती है जब जांच एजेंसियों को साफ ऑर्डर मिलते हैं कि आतंकियों को छोड़ो, पहले अपने ही देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को फंसाओ। ये कोई बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है बॉस, ये इस देश का एक वो करवा सच है जिसे सालों तक दबाने की कोशिश की गई। और इसी सच को बेनकाब करने वाले पूर्व अधिकारी आरवीएस मनी को जब मोदी सरकार ने पद्मश्री से नवाजा तो लुटियंस दिल्ली के कई गलियारों में मिर्ची लगना लाजमी था। आज के वीडियो में हम इसी पूरे चक्रव्यूह की परतें खोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनआई। आपने कई बार कांग्रेसी इकोसिस्टम और कांग्रेसी नेताओं के मुंह से एक शब्द जरूर सुना होगा, भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद असल में कुछ नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जो कांग्रेस ने बनाई थी। आरवीएस मनी ने तथाकथित भगवा आतंकवाद की अवधारणा को खारिज करते हुए इसे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने अपनी किताब द मिथ ऑफ हिंदू टेरर, इनसाइडर अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2006 to 2010 में विस्तार से इसका जिक्र किया है। इस किताब में ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने अपनी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। किताब में उन्होंने कहा कि साल 2009 में गृह मंत्रालय में राजनीतिक नेतृत्व ने उन पर भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़ने वाले दूसरे हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला था। उन्होंने दावा किया कि हिंदुओं को बदनाम करने और उन्हें आतंकवादी बनाने की एक सोची समझी राजनीतिक साजिश रची जा रही थी। साल 2006 में आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में जो बम विस्फोट हुआ, उसके बाद तत्कालीन पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने एक बैठक की। इस बैठक में मनी को बुलाया गया, उनसे विस्फोट को लेकर सवाल पूछे गए जिसमें उन्होंने खास मजहबी समूह के आतंकी हमलों की जानकारी दी और इस मीटिंग में भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया। मीटिंग में नांदेड़, बजरंग दल जैसे शब्दों का कई बार उपयोग किया गया और नांदेड़ में जो विस्फोट हुआ था वहीं से पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया। किताब में यह भी कहा गया कि मक्का मस्जिद धमाके के मामले में असली आरोपितों को बचाया गया और निर्दोष लोगों को फंसाया गया। आपको यह भी बता दूं कि मालेगांव ब्लास्ट को भी हिंदू टेरर की तरफ धकेला गया। सबूत रहते हुए उन्हें दरकिनार कर दिया गया और नैरेटिव को पूरी तरह से बदल दिया गया ताकि पूरे देश को यह बता दिया जाए कि भगवा आतंकवाद इस देश में है। और यही मालेगांव ब्लास्ट है जिसमें पहली बार कथित तौर पर यानी लिखित तौर पर हिंदू संगठनों की भागीदारी की रिपोर्ट मुंबई एटीएस ने गृह मंत्रालय को भेजी थी और इसमें साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। आपको यह भी बता दूं कि जब मुंबई धमाका हुआ तो इसी एटीएस को गिरफ्तारी करने में 5 महीने लगे थे, लेकिन वहीं मालेगांव मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को सिर्फ 35 दिन के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जो एटीएस 35 दिन में एक गिरफ्तारी कर सकती है तो फिर मुंबई ब्लास्ट में गिरफ्तारी में 5 महीने का समय क्यों लग गया? मालेगांव ब्लास्ट को लेकर भी कोर्ट के आदेश आ गए। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित कहीं भी इसमें दोषी नहीं है। सीधे तौर पर यह पाया गया कि यह कांग्रेस के तरफ से एक साजिश थी कि कैसे भी करके हिंदू टेरर को आगे बढ़ाया जाए, उस नैरेटिव को बढ़ाया जाए। और यह पहला वाक्य नहीं, एक और वाक्य है, इशरत जहां। शायद अगर आप ये नाम भूल गए होंगे तो आपको याद दिलाता हूं।
आरवीएस मनी ने दावा किया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जेल भेजने की एक फुल प्रूफ प्लान बनाई गई थी। मनी ने दावा किया कि उन्होंने जो पहला हलफनामा साइन किया था उसमें खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट शामिल थी, जिसमें इशरत जहां को लश्कर ताइबा से जुड़ा बताया गया था। उनका कहना है कि बाद में दूसरा हलफनामा तैयार किया गया, जिसमें इशरत जहां और उसके साथ मौजूद लोगों के लश्कर मॉड्यूल से जुड़े होने की संबंध जानकारियों को हटा दिया गया और गुजरात पुलिस की कार्रवाई से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी नदारद कर दिए गए। उनका आरोप है कि यह तब तात्कालीन यूपीए सरकार ने राजनीतिक दबाव में हुआ और उन्हें उस पर हस्ताक्षर करने पड़े। मतलब दो हलफनामे बनाए गए, पहला जो जांच के आधार पर था और दूसरा जो राजनीतिक षड्यंत्र के आधार पर था। मनी ने अपनी किताब डिसेप्शन ऑफ फैमिली दैट डिसीव्ड होल नेशन और भगवा आतंकवाद एक षड्यंत्र में साफ बताया कि वो कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक क्रॉस फायर था, यानी पहली गोली सुरक्षा बलों ने नहीं बल्कि आतंकियों की तरफ से चलाई गई थी। इशरत के साथ गाड़ी में जो लोग थे वो कोई आम लड़के नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान से अवैध तरीके से सीमा पार करके घुसे लश्कर के प्रशिक्षित आतंकी थे। और इस बात पर आखिरी मोहर तब लगी जब मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कॉलमैन हेडली ने अमेरिकी अदालत में खुद कबूल लिया कि हां, इशरत जहां लश्कर की सुसाइड बॉम्बर थी। मनी ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि उस समय के सीबीआई डायरेक्टर ने अधिकारियों को एक अजीबोगरीब और बेहद खतरनाक निर्देश दिया था। निर्देश में यह था कि चाहे कुछ भी हो जाए, काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी को जेल भेजना ही भेजना है। अब राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखने वाला बच्चा भी जानता है कि उस वक्त गुजरात में काली दाढ़ी का मतलब अमित शाह और सफेद दाढ़ी का मतलब उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। किस तरीके से उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने गृह मंत्रालय की मशीनरी का इस्तेमाल एक राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को निस्तेनाबूद करने के लिए किया था। आज कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर यह आरोप लगाती है कि ये लोग जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नियति देखिए, जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी राजनीति से दूर हटाना चाहती थी, आज वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और दूसरा व्यक्ति देश का गृह मंत्री। आप इस पूरी कहानी को सुनने के बाद यह समझ सकते हैं कि क्यों सोनिया गांधी को मिर्ची लगी थी जब बीजेपी ने साल 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। और आप इस कहानी से यह भी समझ सकते हैं कि क्यों सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त मौत का सौदागर कहा था। क्यों मणिशंकर अय्यर उन्हें गालियां देते थे, क्यों दिग्विजय सिंह उन्हें गालियां देते थे और क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता उन्हें आतंकवादी कहते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कुंठा है और कुछ भी नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए DNI।